Good afternoon, everyone. Today we will discuss a very important topic which is directly from your syllabus, and we will prepare you in this particular segment physical and chemical chain, all the dimension, all the aspect. कहने का मतलब हुआ ये एस्पिरेंट कि फिजिकल एंड केमिकल चेन एनडीए और सीडीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ईच एंड एवरी ईयर आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में फिजिकल और केमिकल चेन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया या एग्ज़ाम पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम उसको करेंगे डिस्कस। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल चेंज में। सबसे पहला वर्ड जो आपको अवेयर होना चाहिए स्टूडेंट कि चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, मैं दोनों डायमेंशन को ध्यान रखूंगा, हिंदी को भी ध्यान में रखूंगा, इंग्लिश एस्पिरेंट को भी ध्यान में रखूंगा, ताकि दोनों की प्रिपरेशन जो हो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि समझाने के लिए मैं हिंदी यूज़ करूंगा, लेकिन फाइनली लास्ट में डिक्टेट में इंग्लिश में ज़रूर कराऊंगा। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये जो है वो डायमेंशनल अप्रोच होगी जिसमें आप चीज़ों को एग्जैक्टली क्लियर कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यदि चेंज है तो चेंज क्या होता है। तो चेंज को यदि मैं कुछ समय बाद समझाऊं, उसके पहले यदि एक बेसिक आपको मैं बताऊं या बेसिक में प्रिपेयर कर रहा हूं स्टूडेंट कि चेंज टू टाइप का होता है। अब ये जो चेंज टू टाइप का होता है इसके बारे में ऑलरेडी आप अवेयर हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज। असल मायने में अगर हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक की, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं आप खुद देखिए। दरअसल में जिसको हम चेंज कह रहे हैं वह दरअसल में साइंटिफिक चेंज है, मतलब जिसको हम परिवर्तन कहते हैं वह दरअसल में वैज्ञानिक परिवर्तन है। तो कहने का मतलब हुआ ये कि जिसे हम चेंज कहते हैं वो रियल मायने में साइंटिफिक चेंज है, और साइंटिफिक चेंज जो है वो दो क्लास में क्लासिफाई है। सबसे पहला जो साइंटिफिक चेंज में आता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और दूसरा जो चेंज है स्टूडेंट उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। मतलब हिंदी में यदि हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन है और सेकंड वन रासायनिक परिवर्तन है। अब इनके बारे में हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो जो सबसे पहले मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक आपको सिखा रहा हूँ, इसको आपको हमेशा याद रखना है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पाएंगे कि 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। और सबसे पहले जो बेसिक आपको सीखना है स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि जितने भी आप या ज़्यादातर जब आप फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल देखेंगे तब आप पाएंगे कि फिजिकल चेंज जो होते हैं या फिजिकल चेंज के मोस्टली जो एप्लीकेशंस होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस पे बेस होते हैं, जबकि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। और इरिवर्सिबल को ही हम हिंदी में कहते हैं अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिकल चेंज के जो एप्लीकेशन होते हैं वो बोथ डायमेंशन में होते हैं स्टूडेंट, दोनों डायमेंशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये होता है फिजिकल चेंज। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है स्टूडेंट ये सिंगल ओनली वन डायरेक्शन में ही होता है, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप यही एक चीज सीख लो स्टूडेंट तो आपका काम 90% आसान हो जाएगा। फिजिकल चेंज के ज़्यादातर एप्लीकेशंस अभी हम देखेंगे जो रिवर्सिबल होते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये टेम्पररी होते हैं। और केमिकल चेंज के ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होते हैं याद रखिएगा स्टूडेंट ये परमानेंट होते हैं। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट ये कि जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है, और रिवर्सिबल चेंज जो है टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब होता है स्टूडेंट अस्थायी। और जो केमिकल चेंज होता है एस्पिरेंट, केमिकल चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, और साथ ही साथ में परमानेंट मतलब स्थायी होता है। तो यदि ये दो वर्डिंग आपने यदि सीख ली एस्पिरेंट, कौन सी दो वर्डिंग, कि फिजिकल चेंज जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो हर एस्पिरेंट को बनना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए
कि फिजिकल चेंज जो है वो उत्क्रमणी होता है, मतलब बोथ डायरेक्शन में होता है, इसे हम यूनी डायरेक्शनल कह सकते हैं, जबकि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और इरिवर्सिबल का मतलब है यूनी डायरेक्शनल होगा। याद रहेगा ये चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एस्पिरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आप पाएंगे कि फिजिकल चेंज के मोस्टली एप्लीकेशन टेम्पररी होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं, और रिवर्सिबल चेंज जो होता है, माफी चाहता हूं, जो इरिवर्सिबल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, मतलब स्थायी होता है। तो यहां से आपको ये कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी सीखनी है स्टूडेंट, तो ये मैंने मार्क कर दी हैं, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएं और चीज़ें क्लैरिफाई कर पाएं। यहाँ दो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं एस्पिरेंट, अगर इन दो एग्जाम्पल को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो मैं ये मानूंगा कि आपको लाइफ में फिर कभी फिजिकल और केमिकल चेंज का बेसिक जो है वो कभी नहीं भूलेगा। और स्पेशली मैंने एनडीए और सीडीएस के जब क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बेसिक अप्रोच पर होते हैं, तो वो आप इजीली डील कर लोगे। चलिए क्या होता है फिजिकल चेंज, एक सिंपल एप्लीकेशन से समझाता हूँ। आपने लॉर्ड रामा के बारे में सुना होगा, प्रभु राम के बारे में आपने सुना होगा। इनकी एक खासियत सुनी होगी आपने एस्पिरेंट, कि जो रामचंद्र जी हैं ये अपने नेटिव प्लेस मतलब अयोध्या से 14 ईयर्स के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 ईयर्स के लिए ये फॉरेस्ट गए थे, मतलब वन गए थे। जब 14 ईयर्स इनके कंप्लीट हो गए तब लॉर्ड राम जो हैं या प्रभु राम जो हैं ये बैक टू अयोध्या। तो आप जरा जल्दी से बताइए कि हमको लॉर्ड रामा से कौन सा चेंज देखने को मिलता है। तो अगर लॉर्ड रामा की हम जर्नी देखें तो वो यूनी डायरेक्शनल है कि दरअसल में मल्टी डायमेंशनल है, या तो फिर सिंपल सी बात कहें कि रिवर्सिबल प्रोसेस है लॉर्ड रामा की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये फिजिकल चेंज का सबसे यूनिक फीचर होता है। और इसी तरह से एस्पिरेंट जो लॉर्ड कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि कृष्ण का जो बर्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था, प्रिजनर के रूप में हुआ था, है ना, जेल पे हुआ था। और फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, वो मथुरा से कहाँ पहुँचते हैं स्टूडेंट, और फिर मथुरा के बाद वो कभी अपने पर्टिकुलर नेटिव प्लेस पर लौट कर नहीं आ पाए। मतलब कृष्ण जो हैं वो हमेशा जो हैं अपने नेटिव प्लेस से हमेशा ही आगे की तरफ मूव करते रहे, वो कभी स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं आ पाए। कहने का सीधा सा मतलब है कि कृष्ण की जो लाइफ स्टाइल है या कृष्ण का जो पूरा जो लाइफ है वो इरिवर्सिबल रहा। और इरिवर्सिबल है इसका मतलब है हम केमिकल चेंज मान सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए। अब चलिए मैं रियलिटी की तरफ ले चलता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए, आप लोगों ने ऑमलेट जरूर बनाया होगा या ऑमलेट कभी ना कभी तो आपने खाया होगा। तो एस्पिरेंट आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा कि जब आप ऑमलेट लेते हैं तो ऑमलेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग होता है, एग जो है वो टोटल किस स्टेज में होता है स्टूडेंट, लिक्विड स्टेज में होता है। और जैसे ही लिक्विड स्टेज में जो एग होता है इसको आप फ्राई पैन में डालते हैं और फिर हीट देते हैं। तो आप मुझे बताइए ये हीट के कांटेक्ट में आने पर जो लिक्विड एग होता है वो ऑमलेट, इसका मतलब है कि सॉलिड एग में या सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में था लिक्विड, हीट के कांटेक्ट में आने पर वो कैसा हो गया, सॉलिड। और फिर जब आमलेट हमारा प्रिपेयर हो गया तो फिर हम उस आमलेट से यदि कहें कि मेरे भाई हे आमलेट मुझे मेरा पुराना वाला लिक्विड ऑमलेट दे दे, दिस इज पॉसिबल, आप कहेंगे नो। इसी वजह से ये चीज़ जो है ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल में आएगी। तो केमिकल चेंज में इस एग्जाम्पल में आपको दो चीज़ दिख रही होंगी कि
जो लिक्विड पार्ट है वो यदि सॉलिड हो गया और फिर सॉलिड पार्ट लिक्विड नहीं हो सकता, मतलब कौन सा चेंज है स्टूडेंट, तो इरिवर्सिबल चेंज है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। और एक बार यदि ऑमलेट बना तो फिर ऑमलेट से आप स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं जा सकते, मतलब कहने का हुआ कि जो केमिकल चेंज है उसके ज़्यादातर एप्लीकेशन परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। तो यही मैं आपको सिखा रहा था और यही चीज़ मैं आपको क्या कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट, कि जो फिजिकल चेंज, माफी चाहता हूँ, जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज कैसा होता है स्टूडेंट, तो एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये लिख दिया यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक दिशीय होता है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, एक दिशीय होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक बार यदि फर्स्ट प्रोडक्ट से सेकंड प्रोडक्ट यदि फॉर्म हुआ तो फिर सेकंड प्रोडक्ट से फिर से फर्स्ट प्रोडक्ट आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, मतलब परमानेंट। और परमानेंट का सीधा सा मतलब है स्थायी परिवर्तन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इस पर। अब यदि मैं बात करूं फिजिकल चेंज के इस एप्लीकेशन की, जिसको आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रही है स्टूडेंट, आइसक्रीम दिख रही है। तो ये हो गई आइसक्रीम। आइसक्रीम में आप देखिए कि जो आइसक्रीम है ये कैसी होती है, ये होती है सॉलिड, ठीक है, ठोस होती है। आपने आइसक्रीम निकाली रैपर में से और जैसे ही आपने उसको इनटेक करना शुरू किया, कंज्यूम करना शुरू किया, तो हुआ ये कि एटमॉस्फेरिक जो हीट थी उसने उस आइसक्रीम को धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू किया। हीट के कांटेक्ट में आने पर आइसक्रीम, मतलब आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हुई। और कुछ समय बाद आपकी आइसक्रीम जो है ये पूरी तरह से जैसे ही मेल्ट हो पाती, मैंने एक कंटेनर लाया और जो पूरा मेल्ट लिक्विड था उसको इस तरह के एक वेसल्स में भरा, इस तरह के एक पात्र में भरा, और इसको फिर मैंने डीप फ्रीज कर दिया स्टूडेंट। मतलब आइसक्रीम जो सॉलिड थी, कुछ समय बाद आइसक्रीम जो है एटमॉस्फेरिक हीट की वजह से किस में आ गई स्टूडेंट, ये लिक्विड हो गई, है ना, मतलब तरल में आ गई। फिर जैसे ये लिक्विड हुआ, तरल हुआ, मैंने एक एपरेटस लिया और तत्काल इसको डीप फ्रीज कर दिया। तो जैसे ही मैंने डीप फ्रीज किया तो आप खुद पाएंगे कि डीप फ्रीज करने के बाद मैं फिर से इसे उसी पोजीशन में ले आया जिस पोजीशन में ये स्टार्टिंग में थी। मतलब यहाँ पर जो चेंज हुआ ये दोनों डायरेक्शन में हुआ। इसी वजह से फिजिकल चेंज जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वर्ड आपको याद रखना है, क्या सॉलिड पार्ट से लिक्विड पार्ट हमेशा के लिए बन गया, परमानेंट हो गया? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए लिक्विड पोर्शन बना और जैसे ही लिक्विड पोर्शन को हमने फ्रीज किया या डीप फ्रीज किया तो फिर से हमने पहला वाला जो है वो सेगमेंट पा लिया। इसका मतलब है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो आप ही बताइए, टेम्पररी होता है स्टूडेंट कि परमानेंट होता है? तो आप बोलेंगे सर ये टेम्पररी है, और टेम्पररी है का मतलब है अस्थाई। तो ये जो वर्ड लिखे हैं ना स्टूडेंट, ये वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, यही आपके क्वेश्चन हैं कि फिजिकल चेंज जो होता है वो कैसा होता है, टेम्पररी होता है, मतलब इस चीज़ से ये चीज़ बन जाएगी और हमेशा यही नहीं बनी रहेगी, कुछ फिजिकल एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे तो फिर इस तरह से ये चीज़ जो है प्रीवियस अपनी स्टेज पे आ जाएगी। लेकिन केमिकल चेंज का जो परम सत्य है या जो कोर मैकेनिज्म है वो टोटल है कि जो केमिकल चेंज होता है वो पूरी तरह से कैसा होता है, स्टेबल होता है, पूरी तरह से जो है वो स्थायी होता है। याद रहेगा ये चीज़? तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। अब मुझे नहीं लगता है कि कृष्ण ने एक बार ब्रज छोड़ा तो फिर वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए, ना उन्होंने मुड़कर देखा। इसका मतलब है यूनिडायरेक्शनल। और यहां पर आप देख सकते हो कि रामचंद्र जी जो हैं वो फॉरेस्ट गए और फॉरेस्ट से फिर लौट कर अयोध्या आए। इसका मतलब है रिवर्सिबल, ठीक है, ऐसा। तो ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की। आपको ये चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। अब स्टूडेंट बारी है, सबसे पहले हमें पढ़ाना चाहिए आपको कि साइंटिफिक जो चेंज होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। 90% टीचर हमेशा फिजिकल चेंज से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप देखिए
इंदौर डिफेंस एकेडमी जो है, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये डिफेंस सेक्टर में जो है वो प्रिपरेशन कराती है, और जल्दी ही इसके कुछ यूनिक जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बीच में आपको आने वाले हैं। आपकी प्रिपरेशन जो है वो और आसान होगी हिंदी में और इंग्लिश में। इसके लिए आप लगातार बने रहिए, और इस तरह के जो आपके बहुत कीमती जो वीडियोस हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, ये आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने केमिकल चेंज से स्टार्ट करी है, या मैं आपको सबसे पहले केमिकल चेंज समझाऊंगा। क्यों? आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, और लास्ट ईयर के यदि आप क्वेश्चनों को एलाबोरेट कर पाएं अपने माइंड रीडिंग के हिसाब से, तब आप पाएंगे कि 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चन जो हैं वो केमिकल चेंज से पूछे जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि केमिकल चेंज का हमारे डेली लाइफ में बहुत खतरनाक तो नहीं बोल सकता मैं, बहुत यूजफुल इम्पैक्ट होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली आपके एनडीए सीडीएस में 10 में से 7 क्वेश्चन यदि केमिकल चेंज के पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको सबसे पहले इसी को पढ़ना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट स्टूडेंट, हम फिजिकल चेंज से इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन मिले हैं वो केमिकल चेंज के मिले हैं। तो पहले आप केमिकल चेंज समझ लीजिए। अगर आपको केमिकल चेंज समझ में आ गया तो नो डाउट फिजिकल चेंज तो ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? केमिकल चेंज से कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत होती है, आपको भी पता है। अब डेफिनेशन से शुरुआत हो तो मैं इन लाइनों को पढ़कर आपको बताऊं कि ये लाइनें क्या कह रही हैं या किसे कहते हैं केमिकल चेंज, उससे पहले आप 2-3 चीजें जरा समझ लीजिए स्टूडेंट। अगर आप मेरी 2-4 बातें समझ लेंगे तो आपको जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, रिवर्सिबल कौन इरिवर्सिबल होता है, कौन टेम्पररी होता है, कौन परमानेंट होता है, ये चीज एकदम क्लियर हुई होगी वाया लॉर्ड रामा और लॉर्ड कृष्णा के जरिए। अब इसी तरह से आपको कभी भी लाइफ में कौन सा 4 ऑप्शन में केमिकल चेंज है, या लाइफ में कभी भी किसी एप्लीकेशन को जब आप देखेंगे तो इजीली जज कर देंगे कि ये फिजिकल चेंज और ये केमिकल चेंज है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दी वर्क। बहुत ही हाईली अटेंशन के साथ आप लेक्चर जरूर देखिएगा। एटलीस्ट आपको इसी लेक्चर में इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्टूडेंट कि आपको लगेगा कि हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और एग्जाम हॉल में भी जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो लिटिल बिट, यही तो नहीं, श्योरिटी नहीं बोल सकता, लेकिन इसी से क्लोज मिलेगा, या काफ़ी हद तक यहीं से चीज़ें जो हैं आपकी आसान हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं शुरू। क्या होता है केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज का सबसे पहला जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं वो ठीक मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको कि मिल्क के थ्रू कर्ड का फॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, या कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, या दूध से दही का बनना ये है केमिकल चेंज। अब कैसे हो गया ये दूध से दही का बनना, कैसे हैं? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बायो से भी हेल्प करेंगी। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत आराम से बताता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट आप देखिए, आपको दिख रहा होगा मिल्क। चलिए जरा जल्दी से थोड़ा सा बायोलॉजी का रिवीजन कर लेते हैं। मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट या कौन सी शुगर पाई जाती है? तो आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि सर जो मिल्क होता है इसमें लैक्टोज, और लैक्टोज का मतलब क्या है स्टूडेंट? डायसैकेराइड पाया जाता है। अरे भाई, लैक्टोज जो है वो क्या है? एक तरह का डायसैकेराइड है। और लैक्टोज यदि डायसैकेराइड है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यूनिट के मिलने से बना है। ये आपको काम आएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लैक्टोज मिल्क में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए लैक्टोज के लिए हम वर्डिंग यूज करते हैं मिल्क शुगर। तो यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो अब आप बिल्कुल आराम से बता देंगे कि वो लैक्टोज है। लेकिन मैं यहाँ 2-3 चीजें और क्लियर करा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए यहाँ की चीजें। स्टूडेंट, मिल्क के इंग्रेडिएंट यदि और हम देखें तो हम पाएंगे कि मिल्क में यदि कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज शुगर, और यहां लिख दिया मैंने शुगर, जो कि एक डायसैकेराइड है, या डी फॉर डायसैकेराइड। अच्छा, मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है 2 टाइप की,
एक होती है कैसीन प्रोटीन, और ये जो कैसीन प्रोटीन होती है ये मिल्क को वाइट कलर देती है। जनरली आपने वाइट कलर देखा होगा मिल्क का, तो जो मिल्क है वो वाइट कलर का होता है ना, वो किस प्रोटीन की वजह से? कैसीन प्रोटीन की वजह से। लेकिन मिल्क में एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैरोटिन प्रोटीन। तो मिल्क में एक कैरोटिन प्रोटीन होती है। हालांकि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो कैरोटिन प्रोटीन को C40H56 मतलब हाइड्रोकार्बन मानते हैं, और जो कैरोटिन प्रोटीन होती है ये मिल्क को स्लाइटली येलोइश कलर देती है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ येलोइश कलर। मिल्क में जो फैट होता है उसे हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। मिल्क में जिस मिनरल्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है उसे हम कैल्शियम कहते हैं। मिल्क में सारे विटामिन पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है स्टूडेंट विटामिन सी नहीं मिलता है, तो इसलिए विटामिन सी, और ये -ENT लिख रहा हूं तो ये आपको कंफर्म रहेगा। मिनरल्स की बात करूं तो एक और मिनरल नहीं पाया जाता है, नाम है उसका आयरन। तो आप लोगों ने कभी ना कभी बायोलॉजी में ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी स्टूडेंट कि मिल्क जो है उसको कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मानते हैं, क्योंकि मिल्क में न तो आयरन होता और न विटामिन सी होता है, मतलब मेन ये 2 इंग्रेडिएंट जो है वो नहीं होते हैं। अब सुनिए मुद्दे की चीज़ जो मुझे बताना है। दूध से जो दही बनता है तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या जिसको आप लोकल लैंग्वेज में लैक्टोबैसिलस कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा स्टूडेंट कि जो लैक्टोबैसिलस होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये चीज, कि इस प्रोसेस में जो टेक पार्ट लेता है वो है लैक्टोबैसिलस, है ना। तो ये लैक्टोबैसिलस जो है ये क्या है स्टूडेंट? ये बैक्टीरिया है। अब देखिए जो मेरे को आपको बहुत अच्छे से बताना है, एकदम क्लियर कराना है। ये मिल्क है, मिल्क में इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं स्टूडेंट। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क पे अटैक करता है, तो जब मिल्क पे अटैक करता है और मिल्क में इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं, तो क्या इतने सारे इंग्रेडिएंट पर वर्क करता है लैक्टोबैसिलस और कन्वर्ट कर देता है कर्ड मतलब लैक्टिक एसिड में। भाई कर्ड में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो क्या मिल्क के सारे इंग्रेडिएंट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क के सभी इंग्रेडिएंट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, या सिर्फ, अभी जो रियलिटी लिख रहा हूं स्टूडेंट इसमें कलर चेंज कर रहा हूं, या सिर्फ ये जो चीज है मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है, ये देखिए मैंने ये लैक्टोज लिखा है ना, तो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है सिर्फ उसी पर अटैक करता है लैक्टोबैसिलस और मिल्क को कन्वर्ट करके रख देता है कर्ड में। और जो कर्ड होता है उसी में पाया जाता है स्टूडेंट लैक्टिक एसिड, और साथ ही साथ में आपके एनसीईआरटी में जो वर्ड दिया है विटामिन B12, इसी को कहते हैं कर्डलेम ऑफ मिल्क, इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो एक बार यदि मिल्क से कर्ड बना तो फिर से आप इस कर्ड से इस मिल्क को और इन इंग्रेडिएंट को नहीं पा सकते हैं। मतलब कैसा रिएक्शन है स्टूडेंट, कैसी प्रोसेस है? तो आप कहेंगे यूनिडायरेक्शनल, आप कहेंगे इरिवर्सिबल। मतलब मिल्क से, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, या यहां पर लिख दे रहा हूं कि मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है उसी पे वर्क करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको लैब कहते हैं, और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, और कर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट लैक्टिक एसिड में, और साथ ही साथ फॉर्म होता है विटामिन B12। तो ये सिंगल डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, इसलिए ये हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस और ये हो जाएगा परमानेंट। तो इसका मतलब है कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज। याद रहेगा स्टूडेंट?
तो मेकिंग ऑफ कर्ड या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये किस तरह का एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और साथ में ये जो क्वेश्चन बताएं स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बायो के रिलेटेड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपसे बन जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर कि केमिकल चेंज का दूसरा एग्जाम्पल क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको ये चीज दिख रहा होगा आयरन, एकदम साफ साफ क्लियर, ये आयरन की रॉड दिख रही हैं। तो ये हो गई आयरन की रॉड। स्टूडेंट आयरन की रॉड को यदि हम खुले में छोड़ देते हैं, है ना, मतलब अगर हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे एनवायरमेंट में रख देते हैं, ऐसे माहौल में रख देते हैं जिस माहौल में ये चीज है मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, नमी का मतलब होता है स्टूडेंट वाटर, और वाटर में जो सबसे डेंजरस चीज है वो है ऑक्सीजन, और इसको मैं कर दे रहा हूं स्टार। तो जब भी आप आयरन रॉड को कहाँ रख देते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, खुले वातावरण में, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ EX, एक्सटर्नल हो गया स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रखते हैं आयरन रॉड को, तो जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर का मतलब वाटर, और उसमें जो ऑक्सीजन होती है, तो यही जो ऑक्सीजन होती है, यही ऑक्सीजन अटैच होनी स्टार्ट होती है। और किससे अटैच हो जाती है स्टूडेंट? आयरन रॉड से। क्लियर है ये चीज? और जैसे ही आयरन रॉड से ये वाटर अटैच होता है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है Fe2O3.XH2O, और यही है स्टूडेंट रस्ट ऑफ आयरन। इसी को कहते हैं लोहे की जंग। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि रस्ट ऑफ जो आयरन है, इसका ये फॉर्मूला है जिसको कहते हैं फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। तो फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। तो एक बार आपने क्या किया कि आयरन रॉड को बाहर रखा, उसने मॉइस्चर ऑक्सीजन से कांटेक्ट किया और रस्टिंग फॉर्म कर ली, जंग फॉर्म कर ली। और एक बार यदि लोहे पर जंग लगी तो इसका मतलब है कि आप फिर से प्रीवियस जो है फाइन आयरन नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, नहीं ऑब्टेन कर सकते। मतलब ये रिएक्शन भी यूनिडायरेक्शनली होती है, ये रिएक्शन भी एक ही पर्टिकुलर पाथ में होती है। इसलिए ये भी कैसी होगी? तो निश्चित रूप में ये भी होगी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इससे ये चीज परमानेंट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि आयरन रॉड से रस्ट जो है ये परमानेंट बन जाती है, और साथ ही साथ में इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इसका मतलब है ये हो जाएगा केमिकल चेंज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद तीसरी जो चीज है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट। फॉर्मेशन ऑफ डालडा, फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड घी, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। अब कैसे है पहले आप समझ लीजिए स्टूडेंट। ये जो चीज आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं डालडा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? इसको हम कहते हैं डालडा। और जो डालडा होता है यही होता है वनस्पति घी। मतलब डालडा जो होता है वो वेजिटेटिव घी होता है, जो एक टाइप का सैचुरेटेड फैट है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ साइड में सिखा दे रहा हूँ, फिर इसी चीज़ को मैं डिक्टेट करा दूंगा। तो यदि स्टूडेंट मेरे को डालडा बनाना है तो देखिए क्या करते हैं आज के टाइम पे। यदि मेरे को डालडा बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ऑयल ले लूँगा, कोई भी ऑयल ले लिया। तो ये चाहे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये चाहे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, है ना, ये चाहे कोई भी ऑयल हो गया, पॉम ऑयल, कुछ भी हो गया। तो यदि कोई भी जो ऑयल होता है स्टूडेंट, वो जो ऑयल है उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑयल। और वेजिटेटिव ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। वेजिटेटिव ऑयल अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल होता है, हम वो लेते हैं। इसके ऊपर एक गैस फ्लो कराते हैं, और यही गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तो किसी भी रिएक्शन में यदि हाइड्रोजन का एडिशन होता है,
किसी भी रिएक्शन में यदि हाइड्रोजन ऐड होती है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन अभिकरण, अभिक्रिया बोलेंगे या हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस बोलेंगे। और यदि आपने और अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बोलेंगे सर ये तो रिडक्शन है, क्योंकि रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, जैसे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो याद करिए हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिव ऑयल का रिडक्शन करा रहे हैं, मतलब वेजिटेटिव ऑयल को हम हाइड्रोजन से क्या करा रहे हैं, फ्यूज करा रहे हैं या एडिंग करा रहे हैं। तो जैसे ही इस प्रोसेस में मतलब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड होगी और इस प्रोसेस में हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, इस प्रोसेस में हम एक उत्प्रेरक यूज करेंगे, और जो ये उत्प्रेरक होते हैं ये रिएक्शन की रेट को, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। तो कहने का मतलब हुआ ये कि इस प्रोसेस में जो आप ये देख रहे हैं, कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, निकल, जो कि एक ट्रांजिशनल एलिमेंट है, जो कि एक संक्रमण धातु है। और जैसे ही इस प्रोसेस में निकल एज अ कैटलिस्ट ऐड होता है, फटाफट बनने लगता है हमारा डालडा, मतलब वेजिटेटिव घी बनने लगता है स्टूडेंट। और एक बार यदि डालडा या वेजिटेटिव घी बना और फिर आप इस घी से कहो ऐसा अगरबत्ती लगा के कि हे मेरे डालडा मुझे मेरा पुराना जो है वेजिटेटिव ऑयल दे दे, हे मेरे डालडा मुझे मेरी पुरानी हाइड्रोजन गैस वापस कर दे। सो दिस इज द रिएक्शन कांट बी रिवर्स। और जो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल है मतलब परमानेंट फॉर्म हो गया, और परमानेंट फॉर्म हो गया मतलब केमिकल चेंज। याद रहेगा। तो 3 एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट। कौन कौन से 3 एग्जाम्पल हो गए? ये जो एग्जाम्पल हैं ये हर एस्पिरेंट से बन जाता है कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्यों केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? क्योंकि मिल्क से यदि क्या बना है स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड बना या कर्ड बना। अब मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, आपका लेवल वो हो गया कि मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अब ऐड कर सकता हूं। मिल्क में कौन कौन से इंग्रेडिएंट थे ये मैंने आपको यहां बताया स्टूडेंट। अब आप मुझे बताइए, जो कर्ड है, कर्ड में आपको कहां कुछ कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, कहां आपको प्रोटीन दिख रही है, कहां आपको फैट दिख रहा है? आपको दिख रहा है लैक्टिक एसिड, आपको दिख रहा है विटामिन B12, आपको दिख रहा है एक न्यूली फॉर्म सब्सटेंस। तो जब किसी रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो, जैसे मिल्क से जब कर्ड बना तो लैक्टिक एसिड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, विटामिन B12 न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। केमिकल चेंज का सबसे यूनिक फीचर है टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस बाय फर्स्ट। सेकेंड वाले प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें न्यूली कुछ ऐसे सब्सटेंस फॉर्म होंगे जो स्टार्टिंग में नहीं थे। ये केमिकल चेंज का सबसे बड़ा रूल है जिसको आपको एकदम क्लियर रखना होगा स्टूडेंट। तो मुझे अब लगता है कि आपको एकदम क्लियर होंगी चीजें। अच्छा, साथ ही साथ में लैक्टिक एसिड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, विटामिन B12 न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और याद करिए इसमें लाखों और करोड़ों बैक्टीरिया होंगे। लाखों और करोड़ों जो होंगे वो क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे। और यही जो बैक्टीरिया होंगे ये एक्ट एज प्रोबायोटिक, और जो प्रोबायोटिक होते हैं वही आपके गट को, वही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बनाते हैं स्टूडेंट? हेल्दी बनाते हैं। तो ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। मतलब कार्ड में बैक्टीरिया न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, विटामिन B12 न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और लैक्टिक एसिड तीसरा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो हमेशा केमिकल चेंज में आपको न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जैसे कि आप यहां देखिए, यहां सिर्फ आयरन की रॉड थी, लेकिन जैसे ही रस्टिंग हुई तो आप देखिए ये एडिशनल ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब मॉइस्चर का अटैचमेंट होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा मॉइस्चर अटैच होती जाएगी इस आयरन रॉड से उतना ज़्यादा आयरन का वेट इंक्रीज होता जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट। अच्छा हुआ कि अपन रिवीजन करते चल रहे हैं कि जो आयरन की रॉड है, ये आयरन की जो रॉड है, अगर उसमें लगातार मॉइस्चर या लगातार नमी ऐड होती जाए, लगातार मॉइस्चर ऐड होता जाए, तो निश्चित रूप में जो आयरन की रॉड है ना,
उसका वेट जो है वो क्या होगा, 101% इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आयरन की रॉड में कंटिन्यूअस मॉइस्चर ऐड होता जाएगा, कंटिन्यूअस वाटर ऐड होता जाएगा, जिस वजह से रस्ट का वेट इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके बाद ये जो प्रोसेस है ये आपको पता चल गया कि कोई भी एक खाद्य तेल हमने लिया, वेजिटेटिव ऑयल लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस हमने डाली, निकल कैटलिस्ट लिया और निश्चित रूप में डालडा बन गया। अब आप मुझे बताइए, डालडा कैसा है? सेमी सॉलिड है। ये कैसा है? ये लिक्विड है। तो नई चीज बनी। इसमें और भी कुछ, जैसे इसमें जो है वो फैट या कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम था, इसमें फैट या कोलेस्ट्रॉल भर भर कर है। जैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं यहीं लिख दे रहा हूं कि जो ऑयल होता है, वेजिटेटिव जो ऑयल होता है, वेजिटेटिव ऑयल में HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये चीज़, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये डालडा होता है, जैसे आप ये फुटपाथ पे देखते हैं, जितने भी ये है ना आजकल स्टार्टअप खुल रहे हैं, ज़्यादातर ये आपको आलू टिक्की और जो भी कुछ है, फ्रेंच फ्राइज, वो इसी का बना मिल रहा होगा या इसी में फ्राई होगा, ये वेजिटेटिव घी में, या जिसको हम डालडा बोलते हैं। तो जो डालडा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसी को कहते हैं स्टूडेंट ट्रांस फैट। मतलब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से जो फैट बनती है वो ट्रांस फैट कहलाती है, और ये कार्सिनोजेनिक होती है, बहुत डेंजरस होती है। और साथ ही साथ में इस फैट में, डालडा में, LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, ये CHL का मतलब स्टूडेंट कोलेस्ट्रॉल, इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसी वजह से आपने अक्सर करके देखा होगा कि एडवाइस नहीं किया जाता है, ज़्यादातर जो डाइटिशियन होते हैं वो नहीं कहते हैं कि आप मार्केट का ओपनली कुछ खाइए, इसी वजह से। और फसाई एक अडल्ट्रेशन को गाइड करने वाली गाइडलाइन है इंडिया में, उसने कहा है कि 2% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए किसी भी फूड आइटम में। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फसाई जो ट्रांस फैट का परसेंटेज है, मतलब जो हाइड्रोजनेटेड फैट है, इसका परसेंटेज किसी भी फूड आइटम्स में 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये रूल पास ऑन हुआ था 2022 में। तो ये अलग से कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप यदि याद रख सकें। लेकिन आपके लिए जो क्वेश्चन प्रिपेयर है स्टूडेंट वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव घी कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? आंसर है निकेल, जो कि एक ट्रांजिशनल एलिमेंट है। अब कुछ बात कर लेते हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के इनसाइड में परफॉर्म होती हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, चाहे वो फॉर्मेशन प्रोसेस है, चाहे वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कैसे? 2 मिनट आप एकदम क्लियर कर लीजिए, एक सिंगल बार में ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे स्टूडेंट, आज आपने क्या खाया है? तो अब आप बोलेंगे कि सर आज मैंने, मान लीजिए कि कोई फूड खाया, खाना खाया है आपने, तो ये फूड हो गया। अब फूड खाया आपने, वो आपके बॉडी के अंदर गया, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइमों ने उस फूड से रिएक्शन की, उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक किया, एनर्जी बनी, प्रोटीन के जरिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, है ना ये चीज़। और फिर कुछ ऐसा फूड होगा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया होगा, और वो जो अनडाइजेस्ट फूड है, जिसको आप स्टूल कहते हो, फीसिस कहते हो, बॉडी से रिमूव हो गया। अब आप मुझे बताइए, जो चीज़ बॉडी से रिमूव हो गई, क्या वो फिर से बैक टू द पवेलियन आ सकती है? आप बोलेंगे सर ये तो नहीं हो सकता। कौन सा चेंज जो सिंगल डायरेक्शन में ही मूव ऑन होता है? अरे भाई, केमिकल चेंज। आपने अब भी कुछ समय पहले पानी पिया था स्टूडेंट, ये आपने वाटर इनटेक किया था, पानी इनटेक किया आपने, पानी आपके बॉडी के अंदर गया, और कुछ टाइम के बाद जो पानी की बॉडी को नीड नहीं है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट हो गया। क्या जो वाटर जो बॉडी से एलिमिनेट हुआ है, जिसका आपको यूज नहीं है, क्या आप उसको किसी तरह से फिर से अपने बॉडी के अंदर ला सकते हैं? आप बोलेंगे सर दिस इज कांट पॉसिबल, केमिकल चेंज।
और अब आ रहा है वो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग अक्सर करके क्या करते हैं, आप लोग इनहेल करते हैं, ब्रीद करते हैं। तो जब आप ब्रीद करते हैं तो बताइए कौन सी चीज़ को अपने अंदर करते हैं? तो आप में से लोग बोलेंगे कि सर जब हम ब्रीद करते हैं तो लगभग लगभग 14 to 16 टाइम्स ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं। इसी को कहते हैं स्टूडेंट रेस्पिरेशन रेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन रेट किसे कहते हैं? तो रेस्पिरेशन रेट का मतलब होता है कि पर मिनट ऑक्सीजन कंजप्शन। तो जब आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं या कंज्यूम करते हैं तो यही जो ऑक्सीजन होती है ये आपके ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल में जाएगी और फिर फाइनल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जो कंज्यूम ऑक्सीजन है उससे बाय प्रोडक्ट बनता है CO2 और फिर CO2 जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। एक बार जो CO2 जिसको आपने बाहर निकाला, क्या आप उस निकाली गई CO2 से जो एक्सहेल कर रहे हैं, क्या आप उसको फिर से अपने बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं और उसे ऑक्सीजन बदल सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब हमारा बॉडी जो है वो केमिकल चेंज का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है स्टूडेंट। एक बार ये फूड मटेरियल, एक बार वाटर, एक बार ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई तो इससे जो प्रोडक्ट अंदर फॉर्म होंगे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होंगी, जिससे ये टोटल देखिए न्यूली प्रोडक्ट फॉर्म हुए। आपने खाया था फूड, बना फीसिस, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। आपने खाया था वाटर, बना यूरिन, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। आपने यूज की थी ऑक्सीजन और बना CO2, मतलब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। तो केमिकल चेंज में जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट क्या होता है? ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म का सीधा सा मतलब है कि हमेशा नया पदार्थ बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए हमारे बॉडी की जो ज़्यादातर ये रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ये कैसी होती हैं? ये सिंगल डायरेक्शन में होती हैं, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब परमानेंट। मतलब कौन सा चेंज होगा स्टूडेंट? ये होगा केमिकल चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट हमेशा अपने रिस्पेक्टेबल टीचर से पढ़ा होगा स्टूडेंट कि जो ओर होता है, कौन सी चीज होती है स्टूडेंट? जो ओर होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अयस्क, इसी से हमेशा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी या हिंदी में इसको कहते हैं धातु कर्म विज्ञान। और ये धातु कर्म विज्ञान जो है ये इंडियन एक साइंटिस्ट ने हमको बताया था जिसका नाम है नागार्जुन। हालांकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, काम कभी अगर मान लो बाय चांस आपकी लाइफ जो है वो इतनी बड़ी है, अगर कभी यूज़ हो पाए तो, कि ओर में से हमेशा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमको किसने सिखाया था? ये नागार्जुन ने बताया था। और इस प्रोसेस को कहते हैं जिससे ऑब्टेन करते हैं हम मेटल थ्रू ओर, ये पायरोमेटलर्जी कहलाती है। अब पायरोमेटलर्जी में क्या होता है स्टूडेंट, आप खुद देखिए। आप लोगों ने कभी ना कभी ये नाम सुना होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 और याद रखेंगे स्टूडेंट कि जो ये बॉक्साइट है ये एक ओर है और इसी में से एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के जरिए, विद्युत अपघटन विधि के जरिए, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, पिचब्लेंड जो है ये भी एक और है, U3O8 इसका फॉर्मूला है। और इसी पिचब्लेंड की हेल्प से जो हेनरी बैकुरल हैं उन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। तो पिचब्लेंड ओर से एक मेटल निकलती है जिसका नाम है यूरेनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कार्नेलाइड जो है इसका फॉर्मूला KClMgCl2 और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल हैं वो आप देख लीजिएगा स्टूडेंट।
और इस तरह से जो कार्नेलाइट ओर होता है, इसमें से दो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दो मेटल हम निकालते हैं, एक है पोटेशियम, एक है मैग्नीशियम। तो पोटेशियम एज वेल एज मैग्नीशियम। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये आपको ओर दिख रहा है, ये आपको मेटल दिख रहा है। एक बार आपने ओर में से यदि मेटल निकाल लिया तो फिर आप इस मेटल से कहें कि हमको हमारा पुराना ओर वापस कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल मतलब परमानेंट, और परमानेंट मतलब इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल का मतलब होता है केमिकल चेंज। तो जितने भी ओर होते हैं उनमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। बताइए जरा कौन सा रिएक्शन, कौन सा चेंज। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा हूं कि एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट का बेसिक क्लियर है वो और स्ट्रांग हो जाए, और जो बिल्कुल लोअर लेवल स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है, जिनको उतने बेहतर तरीके से रिसोर्सेस नहीं मिल पाए हैं, तो अब अगर वो ये वीडियो देखें तो केमिकल चेंज की हर एक प्रॉपर्टी को ईजिली वो टारगेट कर सकें, ईजिली वो पढ़ सकें, ईजिली वो समझ सकें। तो पायरोमेटलर्जी साइंस भी टोटल जो है वो केमिकल चेंज पे बेस है। अब ये जहां जो चीज मैं आपको बताऊंगा, तो अब इस एग्जाम्पल से आपके माइंड में हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग जो है वो केमिकल रिएक्शन का, या माफी चाहता हूं केमिकल चेंज का एक माइंडसेट हमेशा बैठ जाएगा। अब इस वाले पेज से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसको कहते हैं केमिकल चेंज। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहां क्या देख रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो दिख रहे होंगे क्रैकर्स, और क्रैकर्स जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं क्रैकर्स को आप क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं होली के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे। तो आप खुद देख लीजिए, ये होली के टाइम पे आपने क्रैकर्स को क्या किया, आग लगाया। आग लगाया मतलब ऑक्सीजन से एडिशन कराया या कंबल्शन कराया या इग्निशन कराया। तो जैसे ही पटाखा जलता है ना, क्रैकर्स जैसे ही बर्न होता है, तो आप मुझे बताइए क्रैकर्स जैसे ही बर्न होता है तो सबसे पहले कौन सा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कौन सी चीज सबसे पहले निकलती है। तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि सर सबसे पहले तो लाइट निकलती है, दूसरी चीज हीट निकलती है क्रैकर्स के बस्ट होने पर, तीसरी चीज एक ऐसा शोर, एक ऐसा नॉइस जो नॉइस पोल्यूशन होता है। और यदि हम डेसिबल में काउंट करें तो नॉइस जो होता है वो 80 डेसिबल से स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। डेसिबल जो होता है वो साउंड पोल्यूशन को मेजर करने की यूनिट होती है, तो ये भी निकल कर आता है। फिर इसके बाद में जब आपका ये फायर जो है, मतलब क्रैकर्स जो है, जब ये बस्ट होता है तो लिटिल बिट जो है ये क्या निकलते हैं, इसमें से थोड़े थोड़े से कागज के, है ना, वो सेगमेंट निकलते हैं। और सबसे लास्ट में कुछ लिटिल बिट अमाउंट में गन पाउडर भी जो है वो एक्सप्लोज होकर बाहर आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये क्रैकर्स थे, आपने जलाया, जलाया मतलब क्या है, जलाने का मतलब होता है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट किया किसने, इन क्रैकर्स ने, इतने सारे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुए। हमेशा याद रखिएगा केमिकल चेंज उसे कहते हैं जिसमें वन और मोर टाइप के न्यूली सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। तो ये है स्टूडेंट वो सेगमेंट जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे कभी भी लाइफ में कोई पूछे कि बताइए क्या है केमिकल चेंज, तो जिस भी चेंज में वन और मोर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, दिस इज केमिकल चेंज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अब याद रहेगा। और अब यहीं से एक चीज और कंफर्म कीजिए, जब पटाखे के जलने पर ये चीज तो अच्छा, कोई भी चीज अगर जलेगी स्टूडेंट तो हीट तो निकलेगी और लाइट तो निकलेगी ही। कोई भी चीज जलेगी मतलब किससे रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, तो 101% लिटिल बिट हीट निकलेगी और लिटिल बिट लाइट निकलेगी। मतलब 2 न्यू प्रोडक्ट तो फॉर्म हुए ना। मतलब आप पेपर में अगर कभी भी ये वर्ड देखो जलना
और पूछे कौन सा चेंज है, जैसे मैग्नीशियम वायर का जलना, ह्यूमन बॉडी का जलना, वुड का जलना, बताइए कौन सा चेंज है। जलना मतलब लाइट और हीट निकलेगी ही निकलेगी, मतलब आप दिलेरी से बोल दीजिए केमिकल चेंज है। अच्छा बताइए स्टूडेंट, जो मोमबत्तियां होती हैं, जो कैंडल होती हैं, उनका बर्न होना कौन सा चेंज होगा। तो आपको सीधे सीधे बोलना है कि अगर बर्न हो रही हैं, अगर जल रही हैं, तो हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी, मतलब 2 न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुए ना कैंडल से। जल्दी से बताइए कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज हो गया। किसी भी चीज का जलना, चाहे वुड का जलना हो, चाहे क्रैकर्स का जलना हो, चाहे ह्यूमन बॉडी का जलना हो। जैसे स्टूडेंट एक बात बताइए, आप अभी सभी लोग जीवित हैं, लिविंग हैं, जिस दिन आपकी पर्टिकुलर डेथ हो जाएगी, मान लो ऐसा ना हो, लेकिन बायो के हिसाब से हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि मान लो कभी आपकी डेथ हुई, तो आपके घर वाले आपको ले जाएंगे, है ना, वो अग्नि संस्कार होगा आपका, वो सबसे अंतिम संस्कार होता है। अच्छा, जब अग्नि संस्कार होगा तो कुछ समय बाद आप पाउडर फॉर्म में आ जाओगे, अरे हाँ या ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप बर्न हो रहे होगे तब आपकी बॉडी से हीट भी निकली, तब आपकी बॉडी से लाइट भी निकली, और अभी आप कैसे हो, और फिर कुछ समय के बाद आप पाउडर फॉर्म में हो जाओगे। तो जल्दी से बताइए, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुए आपकी नहीं हुए। मतलब हमारे मरने पर हम जो नेक्स्ट फॉर्म में आ गए, पाउडर फॉर्म, ये भी तो केमिकल चेंज है, क्योंकि उस पाउडर से हम कहें कि हमको हमारा पुराना बच्चा या बच्ची वापस दे दो, इट इज पॉसिबल? नो। डेथ जो है, बताइए कौन सा चेंज है। सो डेथ से फिर से वही ह्यूमन बॉडी नहीं पाई जा सकती, सही है, लेकिन हमारा सनातन कहता है कि वही जो सोल है वो नेक्स्ट अगले बॉडी में आ जाती है। मतलब अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो फिर यहाँ दोनों रूल अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन अभी साइंस में इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ का बर्न होना जो है वो किस में आएगा। अच्छा हाँ, एक ये चीज़ स्टूडेंट आजकल बड़ी चल रही है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड का मतलब है, जैसे कि ये लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर में आपने इलेक्ट्रिसिटी से लाउड स्पीकर को स्टार्ट किया, इसमें से क्या निकली स्टूडेंट, इसमें से ये साउंड वेव निकली, ये इसमें से ये साउंड वेव निकली, और जैसे ही साउंड वेव निकली, क्या आप इन साउंड वेव को फिर से इसी के अंदर कर सकते हैं। इसमें से ये साउंड वेव जो निकल रही हैं, क्या ये निकल रही साउंड वेव को आप फिर से इसी के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। आप कहेंगे सर दिस इज नॉट पॉसिबल। बताइए कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। प्रोडक्शन ऑफ साउंड केमिकल चेंज है, क्योंकि ये जो साउंड वेव जो निकल रही हैं, इनको आप फिर से उसी एपरेटस के अंदर या इनसाइड फिर से फिलअप नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते मतलब टेम्पररी तो है ही नहीं, ये तो परमानेंट है। याद रखिएगा ये चीज। फूड आइटम्स है, आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स दिख रहे होंगे स्टूडेंट। ये सारे फूड आइटम्स जिनको देखकर आपको पानी आ रहा होगा, मान लीजिए ये रॉट हो जाए, मान लीजिए ये कभी सड़ जाए, मान लीजिए कभी स्पॉइल हो जाए, और स्पॉइलिंग के लिए या फूड के रॉट होने के लिए ऑलवेज 2 बैक्टीरिया और एक जो यीस्ट होता है, एक जो फंगस होती है, वो हमेशा हेल्प करता है। तो कौन से बैक्टीरिया फूड आइटम को रॉट करते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम और साल्मोनेला बेसिलाई। ये बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सी फंगस जो है वो दरअसल में हेल्प करती है फूड आइटम्स के रॉट के लिए, आंसर है एस्परजिलस। और एस्परजिलस फंगस अपने अंदर से एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, और वही एफ्लाटॉक्सिन जो है ये फूड मटेरियल को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। अब मान लीजिए स्टूडेंट कोई समोसा है मेरे पास जो स्पॉइल हो चुका है, को खराब हो चुका है, अब उस सड़े हुए समोसे से मैं कहूं कि मुझे मेरा पुराना बिल्कुल फ्रेश समोसा ला दो, इट इज पॉसिबल। कोई फूड आइटम यदि रॉट हो गया है, और वो रॉट क्यों हुआ है, माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से या एंजाइमेटिकली एक्टिविटी हुई है उस फूड आइटम्स के अंदर, चाहे वो इन 2 बैक्टीरिया की हुई हो, चाहे वो इस फंगस की हुई हो, क्या फिर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रेश फूड मटेरियल। तो आप कहोगे नहीं सर, एक बार सड़ने के बाद फिर से फ्रेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल है मतलब एक ही साइड में चेंज हुआ, बताइए कौन सा चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी फूड आइटम्स का रॉट होना, स्पॉइल होना, ये भी केमिकल चेंज है, जो अक्सर करके हमारे घरों में हमको देखने को मिल ही जाता है। याद रखिएगा ये चीज। तो फूड आइटम का स्पॉइल होना कौन सा चेंज है, ये आपको कंफर्म हो गया। कौन से पैथोजन इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो लिटिल बिट बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसी सेशन में कवर करता रहूंगा।
जिसमें से आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हो। याद रहेगा स्टूडेंट। और अब बारी है सबसे लास्ट एग्जाम्पल की। ये आपके एनडीए का ही क्वेश्चन है कि जनरली जो एप्पल होता है, इसका जो पोर्शन हम इनटेक करते हैं इसको कहते हैं थैलेमस। एप्पल का ईटेबल पार्ट जो होता है वो थैलेमस कहलाता है स्टूडेंट। ये चीज। और एप्पल के जो सीड होते हैं ना, इनमें साइनाइड पाया जाता है, हाईली टॉक्सिक। लेकिन एक दो खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप एन नंबर ऑफ मल्टीपल ये सीड को यदि आप यूज करेंगे तब कहीं इनका पाउडर वगैरह जो है, एक मूवी है मॉम, उसमें ये चीज दिखाई गई है। हालांकि आप लोगों को ये चीज नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ अवेयरनेस पर्पस के लिए, इसका मिसयूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एप्पल का जो सेगमेंट एडिबल होता है उसे थैलेमस कहते हैं। तो जब भी आप एप्पल को कट करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका पोर्शन वाइट होता है, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि कुछ समय अगर आप उसे रखा रहने देते हैं तो फिर एक ब्राउनिश सी लेयर उसमें आ जाती है। दरअसल में ये ब्राउनिश सी लेयर आने का मतलब है कि एक चीज का एडिशन हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो ये सेलुलोज है ना, या जो ये फूड मटेरियल है, ये असल मायने में इसका कलर कैसा होने लगा, चेंज। अब आप मुझे बताइए, अगर कलर ऐसा हो गया, अब इस तरह के कलर से आप फिर से ऐसा कलर ला सकते हैं? आप कहेंगे सर दिस इज नॉट पॉसिबल। बस, तो केमिकल चेंज है। मतलब यदि कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट को यदि आप कट करते हैं और उसमें जो ब्राउनिश लेयर आती है, वो ब्राउनिश लेयर का जो रीजन है वो क्या है स्टूडेंट? तो ब्राउनिश लेयर का जो रीजन है वही है केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब इसके जस्ट बाद केमिकल चेंज के हमारे लाइफ में बहुत सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हैं, और जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उनको यदि हम देखें तो इनमें से देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिए स्टूडेंट, एक बार जरा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यही आपके एनडीए के क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में मेरे को मिले हैं, उसको मैंने बिल्कुल यहाँ थाली में सजाकर आपको दे दिया है। बस आपको यू हैव टू लुक देम एंड रिवाइज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने मेमोराइज पावर को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है और ये चीजें क्लियर करनी है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं रीजन के साथ में। सबसे पहले है स्टूडेंट, कौन सी चीज है कि मिल्क कर्डलिंग। मिल्क कर्डलिंग का मतलब है कि मिल्क में से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, साथ में माइक्रोबियल ग्रोथ भी होती है और विटामिन B12 भी होता है। तो 3 न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुए मिल्क से, केमिकल चेंज हो गया। दूसरा है कागज का जलकर राख बन जाना। मतलब जलकर का मतलब क्या है स्टूडेंट? बर्न होना। और जब बर्न होता है इसका मतलब है कौन सी चीज यूज होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब पेपर बर्न होगा तो उससे राख बनेगी, उससे हीट बनेगा, और उससे जो है वो क्या बनेगी स्टूडेंट? उससे लाइट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब कागज बर्न होता है तो उसमें से ऊष्मा और प्रकाश, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट मूव, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब होता है कि जो फूड आप इनटेक कर रहे हैं उसकी एंजाइम से रिएक्शन, और एक बार यदि एंजाइम से फूड की रिएक्शन हुई तो फिर अगर फूड सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हुआ तो फिर से आप उसे जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में नहीं ऑब्टेन कर सकते। मतलब ये भी केमिकल चेंज। फूड का पकना, याद करिए आपने सब्जियां पकाई खाने के दौरान फ्राई पैन में, अगर सब्जियां सॉफ्ट हो गई तो फिर उन सॉफ्ट सब्जियों से आप स्टार्टिंग वाली सब्जियां पा सकते हैं क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर फल पक गए हैं, फ्रूट राइपनिंग हो गई है, तो आप रिपन फ्रूट से फिर से जो है वो कच्चे फल जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब अनराइप फ्रूट आप नहीं पा सकते। और इसी तरह से कोई भी चीज यदि बर्न होती है, मैंने आपको सिखाया था, बर्न होती है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने पर हमेशा लाइट और हीट बनेगा, मतलब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, मतलब केमिकल चेंज।
और ये चीज़ कि हमारे बॉडी में मल्टीपल जो हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और एक बार जो होती हैं, और एक बार यदि इन्होंने जिस फूड को, जिस ऑक्सीजन को, जिस वाटर को यूज़ किया और फिर इससे न्यू प्रोडक्ट ही फॉर्म होते हैं, प्रीवियस प्रोडक्ट आप नहीं फॉर्म कर सकते हो, यही कहलाता है केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट इस पूरे सेशन में, हालांकि मुझे वन शॉट लेना था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस इसी वजह से बहुत अच्छे से समझाए क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्पेशली एनडीए सीडीएस में जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर मुझे देखने को मिले वो केमिकल चेंज पे इसी के आसपास थे, इसी के आसपास थे। इसलिए मैंने शुरुआत की है सबसे पहले केमिकल चेंज से। तो अब स्टूडेंट हम ये करेंगे कि केमिकल चेंज जो हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया कि किसे कहते हैं केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर क्या है, अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। और जैसे ही फिजिकल चेंज को हम पढ़ेंगे तत्काल ही हम इन दोनों के क्वेश्चन एक साथ मर्ज कर लेंगे। तो आपका इन दो लेक्चर में, जो आज का लेक्चर हो गया वन शॉट है ना, हालांकि वन शॉट नहीं हो पाया, ये वन शॉट सेगमेंट 1 होगा, सेकंड शॉट में हम क्या कर देंगे, पूरा लेक्चर कंबाइन कर देंगे, और इस तरह से आपको जो इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिक इन्फॉर्मेशन भी इस तरह से मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसकी, फिजिकल चेंज की, अर्थात भौतिक परिवर्तन की। तो बने रहिए इंदौर डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू।